जाएगा आपके घर पे, तो प्लीज़ आप देखिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में डीपीपी के अंदर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शो इन द फिगर. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the block and the block is between the plane and block is 0.6. What should be the minimum force value of P such that the block does not move down? मतलब इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक प्लेन बनाया गया है। अब 45 डिग्री पे ये प्लेन बना हुआ है, ठीक है ना बच्चा। तो ये 45 डिग्री पे बना हुआ है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 10 kg का है ना। कितने kg का है बच्चा? 10 kg का है। पीछे से लग रहा है 3 न्यूटन और इधर लग रहा है P, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो है 0.6 के आसपास में है। तो कहता है कि P की वो कितनी मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक जो है क्या नहीं होना चाहिए, बोलो, स्लाइड नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 32 न्यूटन्स है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 25 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जो है ये है 23 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 18 न्यूटन है। तो आप में से कोई करे हैं ये क्वेश्चन को या नहीं किए हैं? नहीं किए। चलिए आइए, तो हमने क्या बोला था कि जब भी इस तरह के बॉडी हो तो इसका क्या करना चाहिए, पहले FBD बनाना चाहिए। तो इधर हो गया 10 kg, तो नीचे कितना लगेगा, 10G लगेगा। समझ में आया क्या? इधर क्या लगने वाला है बताइए, ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 10G cos 45 डिग्री। समझ में आया क्या? और इधर कितना हो जाएगा बताओ, 10G sin 45 डिग्री। ये तो हो गया। अब ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, और नीचे 3 न्यूटन का फोर्स भी अलग से एक लग रहा है। यहाँ तक में तो कोई डाउट है ही नहीं। क्या समझ में आया क्या? मैं पेन चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इधर क्या लग रहा है, P। तो बॉडी को अगर स्लाइड नहीं करना है, अगर बॉडी नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं और इधर जो फोर्स लग रहे हैं, क्या ये मस्ट बी इक्वल टू P होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस बॉडी के अंदर में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स की एक फार्मूला होती है μs इंटू में n। तो यहाँ पे कितना लगेगा बताओ, μs कितना, 0.6 मल्टीप्लाई n की वैल्यू बता सकते हो कितना है? तो n की वैल्यू होगी सर 10, यही तो होगी 10G cos 45, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम, सीधा लिख देता हूँ 5√2G। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसको काटेंगे तो 5√2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितना आ गया, 3√2G जो आया है, क्या आया है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आया है। यहाँ तक समझ में आ गया। और जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पता चल गया, अब आप सोचो कि बॉडी स्लाइड नहीं करना है, इसका मतलब जो फोर्स ये दोनों मिल कर करके लग रहे हैं, वो फोर्स P और प्लस में पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, तभी तो जाकर कर करके दोनों बैलेंस हो पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 न्यूटन और प्लस में 10G साइन 45 मस्ट बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, P और प्लस में 3√2G बोलेंगे कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा किसका, P की। तो जल्दी से सॉल्व करके देखो, 3 प्लस इसको भी लिखेंगे 5√2G इज इक्वल टू P प्लस 3√2G। हो गया कि नहीं हो गया? इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस और 5√2G और 3√2G, ये प्लस में है, इधर जाने पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2√2G इज इक्वल टू P आएगा कि नहीं आएगा? अब सोच के बताओ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब सर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3 प्लस 2√2 की वैल्यू कितना होती है पता है क्या, 1.4
और इंटू में 10 करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, लगभग 14 टू या 28 यानी कि 31 न्यूटन के आसपास में पी की वैल्यू आ रही है। अब हम लोगों ने जी की वैल्यू 10 लिया है, सीधी सी बात है, तो इसके आसपास में कौन सा आंसर है हमारे पास में 32, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जल्दी से ये कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या कहता है, समझो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ मोमेंटम p। ठीक है ना, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम p से, स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0, force F is equal to kT, act on the same direction of the particle during the interval t, so that it moment change from p to 3p. तो here k is the constant, the value of t is, t की वैल्यू बताना है। तो देखो क्या कहता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जिसका मास कितना है, m मास है। तो हम एक पार्टिकल बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में। ये तो m मास का एक पार्टिकल है, इसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू के इंटू में t, यही तो बोला इन्होंने। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है, फोर्स का एक फार्मूला था F इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे डी पी F इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो। तो अब बताओ यहाँ से हम लोगों के पास में f की वैल्यू कितना दिया हुआ है, k इंटू टी, यही तो दिया हुआ है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी पी अपॉन में डी टी। अच्छा सोचो, इसको इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इज इक्वल टू डी पी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बहुत साइड इंटीग्रेट करेंगे क्या, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बोलो 0 से टाइम t इंटरवल तक गया ये। अच्छा ये कहाँ से गया है, P शुरू में था इनिशियल मोमेंटम और फिर कितना हो गया है इधर 3p हो गया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k t स्क्वायर बाई में 2, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से कैपिटल T बराबर में इधर क्या लिखेंगे 3p माइनस p लिख दूँ क्या सीधा, p इसका इंटीग्रेशन p हो जाएगा और उसका अपर में से लोअर को क्या करते थे, माइनस कर देते हैं, यही तो होता है। तो बोलो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, k t का स्क्वायर बाई में 2 इज इक्वल टू 2p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से हमको t का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4p अपॉन में k, तो t कितना आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट 4p अपॉन में k बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट p अपॉन में k। अरे आ गया क्या, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो गया, A इज द राइट आंसर। तो आसान था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था, बस इसको बेसिक फार्मूला पे यूज करना था। ये 2019 का क्वेश्चन है। तो अब आपको ये जो 2019 का क्वेश्चन है किए, तो आपको कैसा फील लग रहा है कि यार हाँ आसानी आते हैं, बस अगर हमें सही से अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो हमारा निकल सकता है। कई क्लास में तो ये सब चीज़ें करवाया हुआ है ना, ये सारे फार्मूले एवरीथिंग करवाया हुआ है। तो जल्दी से करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक तुम लोग लिख रहे हो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। सबके पास में तो है ही क्वेश्चन। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ thickness 20 centimeter. If the wall offer a mean resistance 2.5 into 10 to the power minus 2 newtons, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall closed to। ठीक है, आगे कर देते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो कहता है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना केजी है, 20 ग्राम है। तो मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम है तो क्या हम ग्राम में रखेंगे या पहले इसको किस में बदलने की कोशिश करेंगे, बता सकते हो तुम लोग, केजी में। केजी में बदलने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/50,
केजी, ये तो आ गया हमारे पास में मास। जैसे ही हमने मास में बदल दिया है और इसका इनिशियल स्पीड कितना है, तो यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड है बच्चा। समझ में आ रहा है क्या? जब ये इनिशियल स्पीड है और ये बोलता क्या है, बात को समझो, ये बोलता है कि एक ये 20 सेंटीमीटर का जो थिकनेस है उसको पेनिट्रेट करता है। ये कितने सेंटीमीटर का थिकनेस है, ये 20 सेंटीमीटर। इसको मान लो यहाँ से u वेलोसिटी से गया, तो यहाँ से निकलेगा तो कुछ वेलोसिटी v होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? निकल जाता है, पेनिट्रेट कर करके बाहर निकल जाता है। लेकिन जब पेनिट्रेट कर रहा था उस समय ये जो ऑब्जेक्ट था वो इसको फोर्स लगा रहा था। क्या फोर्स लगा रहा था? F इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻, कितना है बोलो, कितना है? -2 न्यूटन का ये फोर्स लगा रहा था। इसका मतलब ये जब पेनिट्रेट कर रहा था उस समय ये रिटार्डेशन करवा रहा था, मतलब कि एक्सेलरेट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था। रिटार्डेशन, इसका मतलब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वो रिटार्डेशन कहलाएगा। तो बोलो m इंटू में a इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻2 होगा कि नहीं होगा? एक m की वैल्यू कितना है? 1/50 इंटू a बराबर में 2.5 इंटू 10⁻⁻2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है क्या तुम्हारे में से? 2.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 50। अरे होगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है क्या? 125 इंटू 10⁻⁻2 एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है? रिटार्डेशन है, क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 125 को 125 अपॉन में 100, क्या कि 10⁻⁻2 है, इसको नीचे लिखोगे तो 100 बन जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन आ गया तो एक फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर -2as हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यों लगाया, समझ में आया ना? रिटार्डेशन। अब v स्क्वायर तो निकालना है, u स्क्वायर कितना है? 1 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, माइनस में 2 इंटू में क्या लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 5 से और इसको 4 से कर सकते हैं। पता चला कैसे कर दिया हमने? 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते। तो यहाँ लिखेंगे 5/4 और इंटू में कितना चला है ये, टोटल 20 सेंटीमीटर चला है। तो थिकनेस को कितना लिखेंगे? 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? ये तो मीटर में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 मीटर। बात समझ में आया? सेंटीमीटर में था ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/5। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 माइनस 1/2 मतलब क्या आ गया? 1/2 v स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/1.4, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10/4 10/14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 5/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये लगभग 0.7 के आसपास में आ रहा है अपना। तो कोई है क्या ऑप्शन 0.7? तो 8 का आंसर कितना आ गया? डी। बात समझ में आया क्या? जल्दी से कर लो इसको, फटाफट करो, सारे आ रहे हैं इसमें पूरे पार्ट। हाँ कर लो 8 का डी हो गया। क्वेश्चन ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हाँ यार क्वेश्चन है तो सॉल्व तो किया जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करो ताकि हम नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 3 पे है, इसका डीपीपी के अनुसार 3 नंबर पे है। 5 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी जल्दी करो फटाफट। देखो भाई बात क्या है कि अपने को मेहनत तो करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस लेना है तो। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? हाँ पहले करो इसको, फिर आगे की बातें करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 का करे क्या करे? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ मैन ऑफ 50 kg एंड हिज सन ऑफ मास 20 kg आर स्टैंडिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर। समझो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में मतलब कि अपने डीपीपी के अनुसार 3rd है, लेकिन ऐसा 9 है ये, मतलब डीपीपी इसमें 9 नंबर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग 6 से स्टार्ट किए हैं सॉल्व करना, ठीक है ना। तो एक बार समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में कहता है कि एक पर्सन है और उसका बच्चा है, आर स्टैंडिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ऑन ईच अदर। द मैन पुश हिज सन so that he start moving with a speed of 0.75 meter per second with respect to man, the speed of man with respect to surface। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि एक मैन बना देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चा? एक मैन बना देते हैं और एक उसका सन होगा यहीं पे। ये मैन है कैपिटल एम, इसकी मास कितना दिया हुआ है बताना तो 50 kg, ठीक है ना। ये भी हो गया। दूसरा हमारे पास में जो चिंटू है उसका भी मास हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। इसका मास कितना दिया हुआ है? 20 kg, यही तो दिया हुआ है ना। अब सोचो कि एक मैन ने क्या किया है, इस आदमी ने इसको धक्का लगाया है, तो वेलोसिटी ऑफ बच्चा क्या बोला है कि द मैन पुश हिज सन सो दैट स्टार्ट मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 0.7 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब उसका जो सन है ना बच्चा, वो मैन के रिस्पेक्ट में कितने से मूव कर रहा है, तो इसको लिखेंगे vs माइनस vm। लेकिन दोनों एक दूसरे से फेस कर रहा है तो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब एक का वेलोसिटी पक्का इसमें से नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं vs प्लस vm लिख सकते हैं कि नहीं। मैन पीछे चला गया होगा तो मैन की वेलोसिटी कितना हो गया होगा, मान लेते हैं ये जब आगे गया होगा, मान लो ना vs से आगे गया होगा तो ये कितना हो जाएगा, vm से पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.7। ये काम हो गया एक तो अपना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोमेंटम जब कंजर्व होता है, याद करो गनमैन प्रॉब्लम जब हम पढ़ाए थे तो क्या बोले थे कि मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व होता है तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, फाइनल मोमेंटम होता है कि नहीं होता है। तो इनिशियल दोनों के दोनों ऐसे ही खड़े थे तो क्या कोई मोमेंटम था? नहीं था। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो सर मैन का अगर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास इनटू में vm, लेकिन ये माइनस में होगा सर। अरे समझ में आ रहा माइनस में क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन पीछे की तरफ है। और प्लस में क्या लिखेंगे सर, सन का मास, मतलब कि सन के लिए स्मॉल m लिख लेते हैं ना, इनटू में इसका वेलोसिटी यानी कि vs लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम इसको इधर ले आओ तो क्या लिखेंगे, कैपिटल M इंटू vm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल m इंटू vs लिखेंगे कि नहीं। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 50 इंटू में vm बराबर क्या लिखा हुआ है 20 इंटू में vs। यहाँ से कैंसिल आउट कर लो। हमको मैन का स्पीड निकालना है तो हम vs का यहाँ से निकाल देते हैं। vs इज इक्वल टू 5/2 vm होगा कि नहीं होगा। इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ इधर, vs लिख देंगे क्या, इसके अंदर में पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा ना। तो 0.7 इज इक्वल टू vs के जगह पे क्या लिखेंगे 5/2 vm प्लस में vm लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ये इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, मोमेंटम पता करना था। और दूसरा काम क्या था कि ये जो लिखा हुआ था ना, ये माइनस नहीं लिख कर करके हमको क्या लिखना होता, पॉजिटिव लिखना होता, तभी जा कर करके ये चलता। अब बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा 7vm/2 इज इक्वल टू 0.7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 7 2 जा कितना होता है 14, तो 1.4 इज इक्वल टू 7vm लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोई बता सकता। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, यही तो वेलोसिटी आ गया मैन का। अरे क्वेश्चन में आप देखो ना, ये सब चीजें पढ़े हुए हैं ना,
आपको पता चला कि नहीं चला कि ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं बट हमसे नहीं हो रहा है बिकॉज रीडिंग एबिलिटी थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है? ए। ठीक है, जल्दी से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले कि ये कर लीजिए। हो गया? चलो करते रहो, एक शायरी सुना देते तुम्हारे लिए, ठीक है क्या? खुद से जीतने की जिद है मेरी। क्या है? कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मतलब अपने आप से बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? मुझे खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं वीर नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। बात समझ में आया क्या? तो इसके बाद में चलिए मेहनत कीजिए और आपके अंदर ही सारा गुण है। मतलब आप सोच लीजिए तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक इंसान अगर सोच ले तो इतने जो चीज़ें हुए हैं वो सारे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सोच पे डिपेंड करता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि a mass of 10 kg is suspended by a rope of 4 मीटर फ्रॉम द सेलिंग। मतलब सेलिंग से एक मास m को सस्पेंड किया गया है। पहले समझो क्वेश्चन को बच्चा, इधर देखो। एक मास को यानी कि 4 मीटर के एक स्ट्रिंग है, यही तो है 4 मीटर के स्ट्रिंग। समझ में आया क्या? इसको सस्पेंड कर दिया गया। कितने केजी का है ये है आपका 10 केजी का। समझ में आया क्या? देखिएगा आपको फील आएगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन आते हैं जेईई के अंदर में। ये 2020 का है, 2020 का। अब बोलता क्या है इसके अंदर में कि ए फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजेंटली एट द मिड ऑफ द रोप सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ द वर्टिकल। ठीक है ना? तो F की वैल्यू निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ देर के बाद बंदे ने क्या किया, समझिएगा। कुछ देर के बाद इसको फोर्स जब लगाया गया तो कुछ इस तरह से ये रोप हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? नीचे अभी भी कितना केजी का है? 10 केजी का ही। चलो ब्लॉक बना देते। इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगाया गया है? F फोर्स। और इधर ये एंगल कितना बनाया? ओहो, ये एंगल कितना बनाया अपने पास में? बोलो। ये 45 डिग्री का बना दिया। खत्म। तो अब आ जाओ, बोलो यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोलो ऊपर क्या लगेगा? T। ये वाला 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो T cos 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इधर वाला कितने लगेगा? बोलो T sin 45 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर में? फाइंड द फोर्स वैल्यू। अच्छा सोचो, यहाँ पे भी टेंशन, इधर भी टेंशन। क्या है? स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो टेंशन किसके बराबर होने वाला है? 100 न्यूटन के बराबर होने वाला है कि नहीं आने वाला है? सोचो कैसे? T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10G लिख देंगे सीधा इनिशियल केस में। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100। तो हम क्या लिखेंगे? T साइन थीटा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू F लिखेंगे क्या? देखो ना, अगर इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? और ये ऊपर वाला क्या होना चाहिए? बोलो T cos 45 मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100G 10G के बराबर होना चाहिए कि नहीं? दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? tan 45 आएगा कि नहीं आएगा? इधर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan 45 आएगा कि नहीं आएगा? इधर बोलो कितना आएगा? F बटा में 100 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 45 की वैल्यू कितना होती है? 1। तो F की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से? 100 न्यूटन। है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A इज द राइट। तो 2020 में ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था जो आपको से सॉल्व हो सकता था। ठीक है, जल्दी से करो इसको। समझ में आया क्या? T साइन, तो T की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे इसके अंदर में तो गलत हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा ना।
अच्छा ये वाला तुम बोले कि सर यहाँ से टी की वैल्यू आप लिख दो, तो टी की वैल्यू यहाँ से मत लिखो। टी इज इक्वल टू इस केस के लिए टी इज इक्वल टू कितना आया है 100 न्यूटन आया है। इधर के लिए कुछ और आएगा, इधर के लिए mg के बराबर होगा ना, उसके लिए हम लोग टी लिखे थे वो टी डैश, तो इसको टी डैश लिख दूं क्या मैं? चलो तो टी डैश कर देता हूं, तभी टी डैश तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। समझ में तो आ गया ना? अरे शुरू में कितना टेंशन लग रहा था टी, जब ऐसे लटकाए थे, अब जैसे 45 डिग्री पे कर दिया तो एक टी डैश लग रहा होगा, सब जगह टी डैश लगा देना इधर वाला, क्योंकि उधर वाले को हम लोगों ने टी ले लिया था। आया गया? तो ये मिड पॉइंट पे इन्होंने फोर्स लगाया था F, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 11 नंबर और 12 नंबर के अंदर में क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर में क्या कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी if the lift moves upward with acceleration g/2 the time period of the pendulum will be। तो सुनिए मैं आपको समझाता हूँ। जब भी पेंडुलम बनाते हैं, पेंडुलम प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़े थे, पेंडुलम कुछ इस तरह से तो बनाए थे, याद है क्या आप लोगों को? अरे ऐसे ही तो होता था, ये यहाँ आता था, मीन पोजीशन हो जाता था, फिर से ये इधर मूव करता, ऐसे तो होता था। तो याद रखना पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई √L में g होता है। अभी पेंडुलम क्या है, कहीं पे रखा हुआ है, तब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, इसका लेंथ अगर L है तो 2 पाई √L/g होगा। अगर नहीं याद है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। किसका फॉर्मूला है बच्चा? ये टाइम पीरियड का। अब क्या कहता है, इस पेंडुलम को सेकंड केस में इस पेंडुलम को ऊपर की तरफ ले जा रहा है g/2 से। अब सोचना है तुमको कि सर अब जो g रहेगा वो g अकेले रहेगा या g इफेक्टिव आ जाएगा? अब क्या कि g तो g नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी कोई चीजें जो होता है एक्सेलरेट होता है तो सूडो फोर्स लग जाता है उसके अंदर में। इसका मतलब अब जो है g, वो g इफेक्टिव जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सर पहले नीचे g तो लग ही रहा था mg, अरे लग रहा था कि नहीं लग रहा था, और इसका सूडो फोर्स आ जाएगा, इसका मतलब mg/2 भी आ जाएगा नीचे की तरफ। याद है सूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाता तो अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब g अब g नहीं रह गया है, g क्या रह गया है कि g/2, क्योंकि यहाँ से m कॉमन लो ना, तो m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा उसका, तो कितना आ जाएगा g + g/2, कितना आ जाएगा यहाँ से 3g/2। तो अब टाइम पीरियड एक नया टाइम पीरियड होगा, फार्मूला सेम ही होगा, लेकिन अब g के जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये नया वाला g। बात समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा हाई लेवल है आपके लिए, बट करना तो पड़ेगा। तो L/ में कितना लिख देंगे 3g, और ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास में 2। दोनों को डिवाइड कर दो, t' में नीचे इसको डिवाइड कर रहा है t को, तो क्या हो जाएगा नीचे t आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई √L/g, यही तो होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, L से ये भी L कट जाएगा, g से अरे ये सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर t' में t इज इक्वल टू, बोलो इधर क्या क्या बच जाएगा √2/3, यही तो बच जाएगा। तो t' की वैल्यू कितना आ जाएगा नया टाइम पीरियड, तो t √2/3 आ गया क्या? कौन सा ऑप्शन है? तो 13 का क्या आ जाएगा D। 13 नंबर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने का आपका रीजन क्या होगा पता है? कि आपको ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद नहीं रहा। ठीक है, तो अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है t = 2 पाई L/g। अच्छा g, अच्छा नीचे आता तो इसका क्या हो जाता टाइम पीरियड? जी जो होता, अगर मान लो, सुनो बच्चा इधर, अगर मान लो यही नीचे अगर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सोच के बता सकते हैं? माइनस में से जी में से g/2 हो जाएगा। ये बताए थे हमने, आपको याद हो तो लिफ्ट प्रॉब्लम के अंदर में बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो उसका मास जो होता है ज़्यादा मेजर होता है, मतलब उसको लगता है कि हमारा वेट
ज़्यादा है। जब नीचे आता है तो उसका वेट कैसा लगता है बच्चा? हल्का लगता है। जल्दी से करो फटाफट, बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, इतना में तो टाइम ही निकल जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को फिर से दोबारा आपको जाके घर पे करना है। मैं प्रिंट आउट एक एक्स्ट्रा निकाल दिया हूँ तो दे दूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब तक दोबारा नहीं कीजिएगा सेकंड टाइम में, तब तक आपका क्या है कि इसमें उतना पकड़ नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी करो, क्या है कि अभी हम लोगों ने 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन करने में लगा दिए। कितने मिनट पता है आपको? 6 क्वेश्चन करने में लगा दिए हम लोगों ने 32 मिनट्स, यानी कि पर क्वेश्चन 5 मिनट लग रहा है। थोड़ा सा फास्ट करो, कहे कि हम लोग को कम से कम 20 तो क्वेश्चन 25 तो करेंगे आज डिस्कशन, ठीक है? हो गया ना? अरे ये बाद में आपको पीछे कर करके देख लीजिएगा, ठीक है? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है, समझिएगा, ए पार्टिकल ऑफ मास m और ओरिजिनली एट रेस्ट, इट is subjected to a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the force relation. Force is equal to कितना दिया हुआ है? F is equal to F नॉट। अब कितने बच्चे तो इसको देख करके ही क्या हो गए होंगे कि बेहोश हो गए होंगे। क्या सही बात है ना कि भाई साहब दे क्या दिया इसने? क्या ऐसा सोच रहे हैं ना आप लोग भी कि सर ये दे क्या दिया, इतना बड़ा सा चीज़ें दे दिया, अब तो बेहोशी छाएगा ही अपने अंदर में। तो कहता है कि फोर्स कितने टाइम तक लगता है? टी आर कॉन्स्टेंट है। द फोर्स एक्ट ओनली द टाइम इंटरवल ऑफ 2t, द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2t। मतलब क्या कहता है कि किसी पार्टिकल के ऊपर में जब ये फोर्स लगा देंगे तो उसकी वेलोसिटी 2 टाइम के बाद में कितना होगा, 2t के बारे में कितना होगा। तो कुछ मत करना, हमें एक चीज पता है। क्या पता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अरे होगा कि नहीं होगा? तो सर F नॉट इंटू में इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी बाई में t, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। यहाँ तक में कुछ नहीं करना है, बस सिंपली सोचना है। सर अब A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से। सर F नॉट बाई m इंटू में 1 माइनस, बोलो इधर क्या लिखेंगे? सर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सोचो कैसे लिख रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं t, अब बटे में क्या लिख देंगे? t का स्क्वायर लिख, कितना? हाँ हो गया ना? आ गया क्या? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए ना। अब बोलो, इसको थोड़ा सा सजा के लिख दो ताकि तुमको अच्छा फील होए। तो F नॉट बाई m, और इधर क्या लिखेंगे? t का स्क्वायर माइनस में स्मॉल t का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल T और स्मॉल t, बाई में क्या लिख देंगे? नीचे t स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे ना बच्चा। जैसे ही काट देंगे तो एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आएगी F नॉट बाई में m, और इधर कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर में तुम सही से देखोगे ना तो बस कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है जानता है? ये थोड़ा सा बस काम करवा दिया आपसे। समझ में आया क्या? थोड़ा सा काम करवा दिया। अच्छा t को बाहर निकाल दो, इस वाले कैपिटल T को बाहर निकाल लो तो क्या लिखेंगे? F नॉट बाई m, टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्या? तो इधर क्या बचेगा तुम्हारे पास में? माइनस टी स्क्वायर प्लस में 2t इंटू में t, यही तो बचेगा ना। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बचा है भैया, लेकिन हमको वेलोसिटी निकालना है। तो एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर देते हैं ना dv में dt में। पढ़े हैं कि नहीं? पिछला चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है ना? उसका यूज हो रहा है। तो dv/dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F नॉट बाई m टी स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? इधर क्या लिखेंगे? माइनस टी स्क्वायर और प्लस में 2t इंटू में t, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब सोचो dv इज इक्वल टू, बहुत साइड इंटीग्रेट करेंगे तो F नॉट को किधर, dt को किधर लेके आने वाले हैं बता सकते हो तुम लोग क्या? माइनस टी स्क्वायर अब प्लस में 2t, और इधर क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तुम देखो ना क्वेश्चन में कुछ नहीं है सर, ये यूज किया हुआ है बहुत बार, हमने इसको यूज किया है। F इज इक्वल टू m ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt।
समझ में आया क्या? अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे सर, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे ही बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो डीवी का इंटीग्रेशन इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली किसी वेलोसिटी वी पे हो गया होगा, तो इनिशियली रेस्ट पे तो यहाँ जीरो पुट करते हैं, फाइनली किसी टाइम पे गया होगा यानी कि वेलोसिटी वी हो गया होगा, तो इनिशियल टाइम भी जीरो कर देते हैं और फाइनल टाइम कितना कर देते हैं, 2t कर देते हैं ना, क्या 2t टाइम तक वो चला है ऐसा बोला है उसने टाइम इंटरवल। तो बोलो एफ नॉट बटा में एम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है। बोलो टी की पावर -3 का इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ, तो टी की पावर टी की पावर टी स्क्वायर डी टी लिख देंगे और इसका प्लस में इधर वाला का बोलो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये 0 से 2t तक, पहले समझने की कोशिश करो, और इधर भी 0 से 2t तक, और इधर क्या हो जाएगा 2t t dt। अरे होगा कि नहीं होगा? सबको अलग, अरे इधर देखो सर खुजला रहे हो, ये बाहर कॉमन ले लिए और इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई किए हैं तो अलग अलग हो गया। अब क्या डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या? क्या हो जाएगा बताओ, एफ नॉट बाई में एम टी स्क्वायर, इधर बोलो क्या हो जाएगा -t का क्यूब बाई में 3। अरे होगा कि नहीं? डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आता है तुमको? अरे आता है क्या? और ये तो सबसे साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, और इधर बोले जल्दी से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t का तो कुछ नहीं होगा और इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और ये कितने से कितने तक जाएगा, 0 से 2t, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। पहले समझ लो बाद में छाप लेना, हमारे छापना तो पूरी जिंदगी ही है, पहले समझो तो। अच्छा क्वेश्चन है, तो बोलो एफ नॉट बाई में एम टी स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? इधर इसकी अपर लिमिट पुट करो, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, -t क्यू मतलब कितना हो जाएगा, 2t का क्यू यानी कि -8t क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बटे में 3, अरे आता है तुमको पुट करने, अरे t के जगह पे t का क्यू के जगह पे अब क्या लिखेंगे, 2t का क्यू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे नहीं आया समझ में? और 0 का लिखेंगे तो 0 वाले के तो 0 ये हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत है क्या? अच्छा प्लस में इधर बोलो कितना हो जाएगा, 2t, 2 तो काट ही दो ना, जितना मिनिमम करोगे वेरिएबल उतना फायदा होता है, कैपिटल T और t के जगह पे कितना लिखोगे, 2t का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब सोच के बताओ, अरे नहीं समझ में आया ये? तो बोलो क्या लिखेंगे, एफ नॉट बाई में एम टी स्क्वायर, इधर बोलो क्या बच गया तेरे पास, -8t क्यू बाई 3, और प्लस में इधर बोलो 2 2 जा 4, 4t क्यू बच गया कि नहीं बच गया? इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, एफ नॉट बाई एम टी स्क्वायर, इधर 4 3 जा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4t का क्यू बाई 3। अब देखो एक t से t के स्क्वायर से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा t, तो बचेगा क्या अब बताओ जल्दी से, एफ नॉट ऊपर बचेगा t और 4 भी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा बोलो, m3, और इज इक्वल टू क्या आया है, v। देखो तो यही है क्या ऑप्शन में, कोई ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो हो गया ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें इतना टाइम नहीं लगा, हमें तुमको समझा के आगे बढ़ना पड़ा, इसलिए इतना टाइम लगा। हमें करना होता तो हम एक ही लाइन में कर देंगे, ऊपर ही मन में कर लेंगे, इसका टी के स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है, हो जाएगा फटफट की नहीं हो जाएगा। बट चलो तुमको समझा करके करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन तुमको समझ में तो आया ना, तो जल्दी से कर लो इसको। फिर इसको अप्लाई करना, घर पे दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी से करो। तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन था, तो आप देखोगे तो 2021 में भी क्वेश्चन सिंपल ही आ रहे हैं। अभी तुमको तो देखना 2023 2024 का जब कराएंगे आपको फील आएगा कि हाँ यार आसान क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बस प्रैक्टिस मांग रहा। केवल और केवल कॉपी रिवाइज करने से निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको? तो प्रैक्टिस करते रहना है, और जो भी डीपीपी देते हैं, जो भी चीज़ें मिलता है आपको, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसको करते रहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए क्या, लिख रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर में फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, ए फोर्स F इज इक्वल टू 40 I कैप प्लस 10 J कैप न्यूटन एक्ट ऑन द 5 kg इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट पोजिशन वेक्टर R एट द टाइम t इज इक्वल टू 10। तो पहले तो एक फोर्स देख लो, फोर्स कितना लग रहा है बोलो जल्दी से, कितना है? 40 I कैप प्लस में बोलो जल्दी से 10 J कैप, यही तो है, और ये न्यूटन लग रहा है, हो गया ये भी हमारे पास में। अब कहता है कि एक बॉडी जो है 5 kg का है, मतलब मास तुमको कितना दिया हुआ है इसका? 5 kg। तो कहता है कि 10 सेकेंड के बाद में इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, यही तो पूछा है उसने। तो पहले अच्छा फोर्स पता है और मास पता है, तो इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं? फोर्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 40 I कैप प्लस 10 J कैप, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 I कैप प्लस में 10 J कैप। मास कितना है? 5 इंटू ए इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 40 I कैप प्लस 10 J कैप। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 8 I कैप प्लस 2 J कैप होगा कि नहीं होगा एक्सेलरेशन? अरे होगा कि नहीं होगा? हम एक्सेलरेशन पता चल गया तो एक फार्मूला है S इज इक्वल टू हाफ AT²। अच्छा इनिशियली तो रेस्ट पे है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कि UT तो 0 हो जाएगा, तो सीधा हम ये लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 A के जगह पे कितना लिख देंगे? 8 I कैप 2 J कैप, और टाइम कितना है? 10 इंटू 10। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 50 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 400 I कैप। 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? हो गया कि नहीं? बहुत आसान था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये C। ये तो बहुत ही आसान था ना। तो बस फटाफट इसमें बस हिंट लिख लो कि हमको इसको सॉल्व करना है, खुद से एक्सेलरेशन निकालना है पहले, और उसके बाद में फिर S इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना? जल्दी से कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील ब्लॉक ऑफ 10 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज सोन व्हेन 3 iron cylinders are placed on it as shown. The block and cylinders go down with the acceleration 0.2 meter per second square. कहता the normal reaction are by the floor if the mass of iron cylinder are equal to 20 kg each. देखो बच्चा करें, देखो बच्चा क्या कहता है कि एक आयरन का स्टील जो है ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। ये 10 kg का है, समझ में आया क्या? अच्छा इसके ऊपर में 3 सिलेंड्रिकल क्यूब रखा हुआ, तो मैं इस तरह से रख देता हूँ, समझ में आया? अच्छा इसके ऊपर में भी एक और है, इनका नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2, इसका नाम दिया 3, और इन तीनों का मास कितना दिया हुआ है? एक एक का ईच 20 kg का है। सोचो, और बोलता क्या है कि इनके नॉर्मल मतलब कि इनके बीच का रिएक्शन नॉर्मल फोर्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बताओ। ऐसे ही ये नीचे जा रहे हैं कितने से? ये नीचे जा रहे हैं तुम्हारे 0.2 मीटर पर सेकेंड से, के स्क्वायर से। अब तुम सोच रहे होंगे ना कि इसमें भी सूडो फोर्स लगने वाला है। अब बोलो तो अब हमको इस अर्थ के सरफेस पे यानी इस सरफेस से नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो हमने क्या समझाया था कि जब भी कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट सरफेस ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाता है और वो वाला नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है। तो हम इस पूरे ब्लॉक को कितना kg मान ले? 10 kg, 20 kg, 20 kg, 50। तो हम क्या मान के चल रहे कि पूरे के पूरे ब्लॉक जो है यहाँ पे 70 kg का प्रेजेंट है। अरे समझ में आया कि नहीं? अब जैसे ही 70 kg मान लिए तो ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। नीचे क्या लग रहा होगा? 70 G यानी कि 700 न्यूटन।
अरे ये हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन उसी टाइम में एक और चीजें है कि ये बंदा नीचे जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से। तो हमने बोला था कि जब भी एक्सेलरेशन होता है किसी प्लेटफॉर्म का तो कौन सा फोर्स लगता है, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, तो 70 मल्टीप्लाई 0.2, अरे लग रहा होगा कि नहीं। हमको नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n, और प्लस में ये भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 700 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। बोलो n प्लस में 140 इज इक्वल टू 700, कितना था, सीधा 14 आएगा क्या, अच्छा तो 14 लिख देंगे, हो गया क्या। तो अब बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से, 686 न्यूटन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ना, तो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे बिल्डिंग बना दिए, लेकिन करना क्या था, एक छोटा सा काम करना था जिसका नाम था नॉर्मल रिएक्शन। हो गया क्या। अच्छा इसमें ना फ्रिक्शन विक्शन दे दिया, क्या इसका कोई मतलब था क्या, म्यू का मतलब था क्या इसके अंदर, नहीं था। नॉर्मल फोर्स हम लोग इतने क्वेश्चन किए हैं कि नॉर्मल फोर्स निकालने में कोई तकलीफ है नहीं होता। लेकिन एक चीज ध्यान में क्या रखना है कि जब सूडो फोर्स का यूज होगा तो एक्सेलरेशन पूरे प्लेटफॉर्म का दिया रहेगा तुमको, पूरे जैसे लिफ्ट दे दिया, जैसे पिछले क्वेश्चनों में भी दे दिया था, वो क्या नाम है, पेंडुलम के टाइम पीरियड के अंदर में। तो उसको ध्यान में रखना है कि सूडो फोर्स हमेशा कैसा लगता है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ध्यान रहेगा क्या, अभी इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना कि हो जाएगा। चलो हो गया ये, चले आगे बढ़े, सिंपल सी है ना ये क्वेश्चन है, तो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल्स बिकम्स 4 times ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देन द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम विल बी। तो पहली बात है, समझो इधर बच्चा, अब तुम लोग हर बच्चा जानता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2mv², ये होता है, तुमको याद नहीं है बट यही होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसी तरह से दोनों को एक साथ फॉर्मूला में बैठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ाया होगा क्लास के अंदर में, हो सकता है मैं कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम से नहीं पढ़ाया हो, तो अभी देख लो ना, कुछ रिलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये फार्मूला सबको पता होता है, 9th में पढ़े होते हैं। तो बोलो यहाँ से P/m इज इक्वल टू वी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी को K मान लो, थोड़ा सा बड़ा नहीं जाएंगे, तो K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2m P²/m² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, तो बोलो क्या लिखेंगे, 2mk का अंडर रूट इज इक्वल टू P लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे तो अब बोलो शुरू में, अब देखो अब क्वेश्चन पे आओ, ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब क्वेश्चन पे आओ, तो इनिशियल पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, K। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल मोमेंटम भी होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो सर डायरेक्ट लिख देंगे 2m इंटू में K लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अच्छा सर फिर कहता है कि काइनेटिक एनर्जी 4 times बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही 4 times बना देते तो फाइनल बोलो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो 4 times हो जाएगा √2m, और इसको क्या लिख देंगे सर, 4 times के लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब तुम्हारे में से बहुत बच्चे को पता है कि 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2m इंटू के, और ये नथिंग बट क्या है बोलो ना, इनिशियली तो है, तो यानी कि कितना टाइम्स बढ़ गया, तो सर 2 times बढ़ गया, तो परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज में पहले कितना था, ये था, अब कितना हो गया 2 times बढ़ गया, इसका मतलब 100% बढ़ गया ना। अरे पहले 5 रुपया था, बाद में 10 रुपया हो गया, तो कितना रुपया बढ़ गया, 5 रुपया बढ़ गया ना एक सीधा, तो 5 का 10 हो गया, इसका मतलब 100% बढ़ गया, तो कितना परसेंटेज आंसर होगा इसका, 100% ना। पहले ये था ना, अब 2 times बढ़ गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया सर, जितना था उतना प्लस और हो गया होगा। अरे ऐसा एक फार्मूला भी आता है वो परसेंटेज निकालने का, बट क्यों उतना दिमाग लगाने का, समझा कि नहीं समझा, सारे फार्मूला याद करके थोड़ा ही करने का, ठीक है क्या। अरे P फाइनल माइनस P इनिशियल परसेंटेज
इंक्रीज इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल माइनस में पी इनिशियल बाई में पी इनिशियल इंटू में 100 करना पड़ता है। यहाँ से भी करोगे तो यही फार्मूला से क्या आ जाएगा, पी इनिशियल अब बटा में पी इनिशियल इंटू में 100, तो कितना % बढ़ गया यहाँ से देखोगे तो। हाँ, ये फार्मूला बार बार याद रखने से अच्छा है कॉमन सेंस लगा देंगे ना। अरे समझ में आया क्या, जल्दी करो। तो इसका ऑप्शन कितना और कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये कंसेप्ट था जो आपको इसके अंदर में याद रखना है। ऐसे सब कंसेप्ट बहुत बार आएंगे, काइनेटिक एनर्जी एक बार पढ़ाने दीजिए, वर्क पावर एनर्जी, तो ये सारे कंसेप्ट आ जाएंगे इसके अंदर में। बट क्या है कि जेईई मेन का क्वेश्चन है, तो जेईई मेन ये थोड़ी जान रहा है कि तुम अभी 11th में पढ़ रहे हो। जेईई मेन क्या जान रहा है कि तुम 12th अपियरिंग में हो गए तो 11th पढ़ चुके होंगे तुम। अरे जेईई मेन का जो एग्जाम हो रहा है वो 12th पास आउट वाले या 12th अपियरिंग वाले के लिए हो रहा है, तो उसको क्या पता है कि तुम 11th के सारे टॉपिक पढ़ चुके हो, तो वो क्या करेंगे, तुमको तो क्वेश्चन देंगे ना। बट ठीक है, हो गए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ 4 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम द गन ऑफ द 4 kg if the bullet moves with the muzzle speed of 50 meter per second, the impulse imparted the gun and velocity of recoil। देखो इधर ये है बुलेट का, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाए थे, याद है क्या तुम लोगों को। तो बुलेट का मास कितना है, कैपिटल एम मान लो, सॉरी गन का, और बुलेट का मास कितना मान लेते हैं, स्मॉल एम मान लेते हैं। यही बात हो गई ना। तो अब सोच के बताओ, हमने क्या बोला था कि अगर बुलेट ये पीछे जाएगा v वेलोसिटी से, तो ये कितने से जाएगा, u से आगे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। जब गन फायरिंग करते हैं तो एक रिक्वायल गन के अंदर में रिक्वायल वेलोसिटी है, तो जिससे गन पीछे की तरफ आता है। तो बोलो इसका मोमेंटम, हमने बोला था, समझाया था कि इसका मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, बुलेट का होना चाहिए कि ना होना चाहिए। अरे पढ़ा चुके हैं ना ये। अच्छा तो बोलो जल्दी से, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा इसका, तो सर स्मॉल एम यू अपॉन में कैपिटल एम। स्मॉल एम कितना है तुम्हारे पास में, बुलेट का मास कितना है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम लिखेंगे या 4/1000 लिखेंगे, 4/1000 इंटू में वेलोसिटी कितना है इसका 50 मीटर पर सेकेंड, 50 लिख देंगे। और ये कैपिटल एम कितना है तेरे पास में 4 kg में है। यहाँ से तुम करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 1/20, यानी कि बुलेट का स्पीड कितना 20 आया कि कितना आया है, 1/20 आएगा ना। तो 1/20 आ गया कि नहीं आ गया बुलेट का स्पीड, अब सॉरी गन का स्पीड। तो गन का स्पीड कितना आ गया 1/20। इसकी वैल्यू कितना आएगी, कोई बता सकता है क्या, 0.05 मीटर पर सेकेंड, यही तो आएगा। अरे तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बी और डी दोनों में है, बी और डी दोनों में है ना। 0.05 मीटर पर सेकेंड, 0.05 मीटर पर सेकेंड दोनों में है। अरे तो अब कौन सा मारेंगे हम, तो सर अभी एक ही चीज निकला है, अब इम्पल्स निकालो। अरे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन क्या होता था, बोलो ना, मोमेंटम। अब बोलो किस पे इम्पल्स निकालना है, गन के ऊपर में निकालना है बच्चा, किसके ऊपर में निकालना है इम्पल्स, गन। तो सोचो शुरू में गन क्या मोमेंटम कितना रहा होगा, 0, रेस्ट पे तो 0 होगा। इसका तो फाइनल गन का मोमेंटम कितना रहा होगा, तो सर जो वेलोसिटी इसका आया है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, वही मोमेंटम रहा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कैपिटल एम इंटू वी, कैपिटल एम कितना है 4 kg, इंटू में वेलोसिटी कितना आया है 1/20। नहीं आया समझ में क्या, बोलो कितना आ गया यहाँ से 5, 1/5 मतलब कितना आ गया 0.2। मोमेंटम का फार्मूला के अंदर में मोमेंटम का जो यूनिट होता है क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। तो क्या ऑप्शन नंबर कौन सा, अब कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर गया, बोलो दोनों का दोनों मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया तुमको क्या यूज करना था यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है ये समझ में आया क्या। गन प्रॉब्लम पर आ चुके हैं हम लोगों ने, तो बुलेट क्या कहते हैं वो बम प्रॉब्लम भी पढ़ चुके हैं, पता है कि नहीं तुम लोगों को।
कि हम लोगों ने बम प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे। तो चलो जल्दी से ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर में आते हैं। चले नेक्स्ट करें क्या? क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर में कहता है कि 2 बिलियर्ड्स बॉल्स ऑफ द मास ऑफ द 30 grams strike a rough wall with a same speed of the 108 मीटर पर सेकेंड बट डिफरेंट एंगल्स ऑफ द इतना इतना इतना। तो दोनों का इम्पल्स का रेशो बताना है। समझो पहले इसको, हम पढ़ा चुके हैं क्लास के अंदर में। देखो एक वॉल के ऊपर में अगर ऐसे कोई आया, सुनो बच्चा, ऐसे कोई आया, बाद में कर ले, ऐसे कोई आया और ऐसे चला गया, तो मोमेंटम कितना होगा बता सकते हो तुम? कैसे जीरो होगा? ऐसे आया तो पॉजिटिव और गया तो नेगेटिव, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? अरे गजब आदमी हो। P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो P फाइनल कितना है इधर की तरफ, तो माइनस में माइनस m इंटू मान लेते हैं u। अच्छा ये P इनिशियल कितना है आगे की तरफ, तो mu, तो कितना आ जाएगा यार? -2mu आ जाएगा ना मोमेंटम। अरे ये मोमेंटम किसका आया? एक फिगर का। आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा कहता है इसी को कि अब इस तरह से गिराया गया है, समझा करो, और यहाँ से ये इस तरह से भाग गया है, और ये एंगल कितना डिग्री पे है? बोलो जल्दी से, ये एंगल कितना डिग्री पे है? 45 डिग्री पे है कि नहीं? अरे ये एंगल कितने डिग्री पे है? 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से इस मास के ऑब्जेक्ट को गिराया गया है। इसके लिए हम लोगों ने, सुनो इधर, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इधर वेलोसिटी होगा, एक इधर वेलोसिटी होगा, और जब ये भाग रहा होगा तब किधर वेलोसिटी होगा? इधर। तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा बचेगा? u cos 45 वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे पढ़ा चुके हैं ये, u cos 45 डिग्री। तो इधर भी कौन सा बचने वाला है? u cos 45 डिग्री। अब देखो ना, फिर से जाने आने का कहानी हो रहा है। इसका मतलब सीधा मोमेंटम ऑफ द बी में लिख देंगे सीधा क्या? 2 टाइम्स ऑफ माइनस mu cos 45 डिग्री। अरे डायरेक्ट लिख देंगे ना, क्या कि 2 टाइम्स जुड़ जाता है ना यार। अब बोलो दोनों का मोमेंटम किसका बटा किसका पूछा है? पहले a फिर नीचे b लिया है, तो पहले a लिख दो, तो डेल्टा p a का अब बटा में डेल्टा p b का इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो -2mu, नीचे क्या लिखेंगे? -2mu cos 45 डिग्री। जो कैंसिल आउट होता है उसको काट दो, तो क्या बचेगा? डेल्टा p किसका? a का बटा में डेल्टा p b का इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि √2 में 1 हो जाएगा कि नहीं? अरे 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है? 1/। देखो अब हम लोगों को क्या है ना कि सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए करवाना पड़ता है कि हम लोगों को जगाना है बच्चे को, जाग जाओ जाग जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 19 का आंसर क्या हो गया? बी। एक बार पीछे देखो आंसर 19 का क्या दिया हुआ है, बी ही है ना। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट कर दो, ये कॉपी में है, अपना सही से देखना तुम। क्वेश्चन नंबर 19 का बी, ठीक है। 19 है कि 20 है? 19 है, बी है, ठीक है ना। आज नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये हो गया ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था क्या कुछ करना? जल्दी जल्दी करो, इसका मतलब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कम से कम 20 तो कर ही लेते हैं। इस पेज को तो पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक पेज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल करेंगे, क्या कि टाइम बहुत हो गया। कितना टाइम हो गया? नहीं, कितना टाइम हो गया उसमें रिकॉर्डिंग का? 1 घंटा पूरा हो गया ना। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हुए हैं तुम देखोगे तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 हो गए तुम्हारे। चलो जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा 20 क्वेश्चन करना होता है कम से कम, लेकिन तुमको समझाने में टाइम लग जा रहा है। चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 100 kg। देखो एक रॉकेट प्रॉब्लम था, तो 100 kg। कैलकुलेट एट व्हाट रेट ऑफ द फ्यूल्स should be burned so that the rocket is moving an acceleration of 20 meter per second. The gas comes out at the relative speed of the 50 meter per second, 500 meter per second with respect to the rocket। मतलब एक रॉकेट जो है 1000 kg का है, तो एक रॉकेट बना देते हैं पहले, ऐसे ही तो रॉकेट बनता है, बात समझ में आएगी नहीं। अब इसके अंदर में एक फ्यूल निकल रहा होगा। अब सोचो, जब हमने बताया था कि रॉकेट के अंदर में जब फ्यूल निकलता है तो इसका मास m ही रहता है या घटने लगता है। तो इसके लिए हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर में क्या पढ़ा था कि मास जो होता है रिलेटिव मास, बोले फोर्स जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा v इज इक्वल टू dm/dt। डायरेक्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ये चीजें? अरे अब थ्रस्ट फोर्स के नाम से या थ्रस्ट फोर्स के नाम से पढ़ाया होगा, आपको याद हो। तो थ्रस्ट फोर्स यहाँ टी लिख देते हैं कि ऊपर की तरफ लग रहा है, F इज इक्वल टू वी dm/dt, जब मास वेरिएबल होता है। अब क्या कहता है कि ये जा रहा है ऊपर कितने मीटर पर सेकंड से? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है ऊपर की तरफ। अरे नीचे इसका मास कितना था बोलो? नीचे कितना था बोलो? 100 kg है तो क्या लगेगा यहाँ पे? 1000 kg है तो 1000 g लग जाएगा। अरे 1000 kg तो 1000 g लग जाएगा ना। तो सोच के देखो, हम क्या कहेंगे कि सर Ft जो अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा था माइनस में सर mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ma लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे नहीं समझ में आया? अरे क्या समझ में आया? इसमें समझ में आया तुमको? अरे अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा ना। अरे रॉकेट्स के ऊपर में एक अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। अरे रॉकेट के ऊपर में एक फ्यूल जब नीचे की तरफ निकल रहा होगा तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। तो फ्यूल जब निकल रहा होगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अरे जो एक फोर्स फ्यूल निकलते समय हम लोगों ने बैलून को उड़ा करके बताया था कि जब हवा जो बाहर की तरफ पीछे की तरफ आता है तो बैलून आगे की तरफ भागता था, याद है क्या? तो क्यों? वही अब थ्रस्ट फोर्स ही तो लगा रहे थे। तो Ft कितना है हमारे पास में? v dm/dt। आया कि नहीं आया? माइनस में इसका क्या लिख देंगे बताओ? 100। ओहो बंद कर दो। वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे ही इसकी वैल्यू पुट, अरे जैसे ही इसकी वैल्यू लाइट कट जाता है ना तो ये दिक्कत, जैसे ही इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अब बोलो इसकी वैल्यू v की वैल्यू कितना दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल? कितना? 500 dm/dt। ये तो अपने को निकालने का है। अरे ये तो निकालने का है। अच्छा माइनस में बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10,000 और इधर से 20,000, तो यानी कि हम सीधा लिख दे 30 और इधर 000 लिख दे क्या? तो dm/dt सीधा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तुमको बताओ जल्दी से। 3000 अपॉन में कितना लिखेंगे? 500। इधर से काटेंगे कितना आ जाएगा? 60। अच्छा 60 kg पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया? अरे कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर डी है। तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये आसान था, क्लास का ही था, एक तरह से बोल सकते हैं ना, क्लास का ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, ये है टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम इन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर में आया है। इसका तो ये मॉडर्न फिजिक्स से है, ठीक है ना। तो ये अभी नहीं डालेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। 21 नंबर। चलो आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है? 2 ब्लॉक्स ऑफ मास